नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का ही एक विषय जो कि है वाक्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। वाक्य को जानने से पहले आज हम जानेंगे पद, क्योंकि जब हम वाक्य की एक परिभाषा पढ़ते हैं कि पदों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, एक दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो हमें पद का ही नहीं पता होता कि पद होते क्या हैं। तो इसलिए आज हम पद होते क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, दो जो शब्द होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो वर्णों से बनते हैं और जो सार्थक होते हैं यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उनको क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। तो जो शब्द किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द कब बनते हैं, जब उनका सार्थक अर्थ होता है, वो सार्थक होते हैं, उनके कोई अर्थ होते हैं तो वो शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए, बहन, भाई और राखी तीन हैं। ये जो तीन शब्द हैं आपके आगे, क्योंकि ये वर्णों से मिलकर बने हैं और सार्थक है। बहन का अर्थ है, भाई से भी हम समझते हैं, राखी भी हम समझते हैं। तो ये क्या है, ये सार्थक शब्दों का समूह है, सार्थक वर्णों का समूह है। और सार्थक वर्णों के समूह से क्या बना, शब्द बना। और जो हमारे सामने तीन हैं, अगर हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, इस समय अलग अलग ही पढ़ रहे हैं कि बहन, भाई और राखी, तो ये क्या है, ये अभी भी शब्द ही हैं। वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जो अभी हमारे सामने हैं वो क्या है, शब्द हैं। अब देखिए, अब उन्हीं शब्दों से हमने एक वाक्य बनाया, बहन भाई को राखी बांध रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये जो शब्द हैं, जो हमने पीछे पढ़े थे, बहन, भाई और राखी, जो तीन शब्द पढ़े थे, अब तीनों शब्दों को हमने क्या कर दिया, एक वाक्य में डाल दिया। और वाक्य में कैसे डाला, मतलब व्याकरणिक तौर पर नियमों से के अनुसार एक वाक्य बना दिया, जो कि एक सार्थक वाक्य, जिसको जो बोलने पर, सुनने पर हमें समझ आ रहा है। तो इस तरह से जो शब्द थे अब वो पद बन गए हैं। यानी बहन क्या हो गई, एक पद है, भाई भी एक पद है, राखी भी एक पद है। तो ये सारे जो शब्द हैं, जो अकेले होते हैं तब शब्द होते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं नियमों के अनुसार, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक था कि पद किसे कहते हैं, क्योंकि वाक्य किन से मिलकर बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। और शब्द जब वाक्य बन जाता है तो किससे, पद से मिलकर, यानी कि पद से मिलकर ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसलिए आपको ये पता होना आवश्यक है कि पद कहते किसे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं पद किसे कहते हैं। क्योंकि शब्द तो पता है कि वर्णों के मेल से, सार्थक वर्णों के मेल से जो शब्द बनते वो मेल से बनते वो शब्द होते हैं, लेकिन पद का नहीं पता कि पद होते क्या हैं। और सार्थक शब्दों के जो समूह होता है उससे क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। लेकिन वाक्य में अगर हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर वाक्य बनता है, तो पद का बच्चों को नहीं पता होता। जब भी कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो वही शब्द वाक्य में आने के बाद पद बन जाता है। वाक्य, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता का अभिप्राय का बोध हो। कहने का भाव ये है कि कोई भी पद, जिस एक या दो पद भी हो सकते हैं, बहुत सारे पदों के होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसे पद जो मिलकर मतलब एक शब्द समूह, पदों का शब्द समूह क्या कहलाता है, जिससे वो जो वक्ता होता है, वो जो बात कहता है, उसको श्रोता समझ लेता है, वही वाक्य होता है। उसका सार्थक होने से अभिप्राय यही है कि सार्थक वाक्य ही अगले जो श्रोता होगा उसको समझ आता है। उसमें जैसे कि उदाहरण है, सत्य की विजय होती है, यह वाक्य है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सत्य की विजय होती है, तो आपको समझ आ रहा है, आप श्रोता हो, आप उसको समझ रहे हो, ये सार्थक शब्द है। तो ये क्या हो गया, ये वाक्य हो गया। अब इसमें बहुत सारे पदों की होने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कुछ एक पद में भी एक वाक्य बन सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ठहरो,
अब ठहरो में एक ही शब्द है, लेकिन उसका अभिप्राय, उसका मैं कहना चाहती हूँ वो श्रोता समझ रहा है कि मुझे रुकने के लिए कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी किस में आ जाएगा, वाक्य में आ जाएगा। यानी कि जो सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह, हम आगे समझेंगे कि पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, उनसे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, सत्य की विजय होती है, ये एक वाक्य था। अगर मैं इसको बोलती हूँ सत्य होती है कि विजय, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, और सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये सार्थक नहीं है। ये जो श्रोता इसको जो भी सुनेगा, यानी कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सत्य होती है कि विजय, आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं मैडम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि जो पद है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है, वो व्याकरण के अनुसार नहीं है, इसलिए ये सार्थक शब्दों का समूह होकर वाक्य नहीं है। वाक्यांश, वाक्यांश क्या होते हैं? देखिए, नाम से पता चलता है वाक्यांश, वाक्य का अंश, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। कहने का भाव ये है कि मान लीजिए आप घर में किसी से पूछते हैं कि मेरी जैकेट कहाँ है, तो दरवाजे के पीछे या फिर अलमीरा में, मतलब अलमारी में, तो वहाँ पर जो उत्तर आपको मिलेगा वो वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे हम वाक्य भी नहीं कह सकते और वो पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता, वो वाक्य का अंश है। क्यों वाक्य का अंश क्यों है? क्योंकि उसका भाव स्पष्ट हो रहा है। आपने जो प्रश्न किया, आपको उसका उत्तर मिला, जो वक्ता ने जो भी शब्द बोले उससे आपको उसका अर्थ समझ में आया। हमने पूछा कि मान लीजिए कोई भी है, मोहन कहा, किसी ने उत्तर दिया वृक्ष के नीचे। वाक्य तो अधूरा है लेकिन उसका जो बोध है वो पूरा है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे फिर? वाक्यांश कहेंगे, यानी वाक्य का अंश। ये पूर्ण वाक्य न होकर वाक्य का अंश है, क्योंकि अगर हम इसको बोलते हैं वृक्ष के नीचे, कोने में, तो इसका पूर्ण भाव हमें स्पष्ट नहीं होता। ये तो कहने सुनने वाले को ही इसका भाव स्पष्ट होता है, जबकि ठहरो एक शब्द है और वो पूर्ण वाक्य है, क्योंकि उसका जो भाव है वो पूर्णतः स्पष्ट होता है। ठहरो हर किसी को पता है, सुनने वाले को सबको पता है कि उसका अर्थ होता है रुको, अभी रुक जाओ। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और जो बात की जाए, यानी कि जिस उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य क्या है? मोहन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? मोहन हुआ। और विधेय, यानी कि उसके बारे में बात क्या की जा रही है, मोहन के बारे में क्या बात की जा रही है? प्रयाग में रहता है, तो जो प्रयाग में रहता है वो क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन सा होता है? जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और विधेय क्या होगा? जो उद्देश्य के बारे में बताएगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। काफ़ी बार क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार भी हो जाता है। विस्तार कैसे हो जाता है? जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, हम ये कह सकते हैं कि राम का बेटा मोहन प्रयाग में रहता है, तो जो राम का बेटा मोहन, ये पूरा ही क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब बात करते हैं वाक्य के भेदों की। वाक्य के भेद कितने होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कैसे? नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयादि वाचक वाक्य, नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य और नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। अब ये जो 8 अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं, इनको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वे विधानवाचक वाक्य कहलाता है।
यानी कि विधान का मतलब होता है करने का तरीका, नियम। जिससे भी हमें किसी प्रकार का कोई नियम या कोई रीति या कोई तरीका पता चलता है उसको क्या कहते हैं, विधान कहते हैं। जैसे कि भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये सारे क्या हैं, विधानवाचक वाक्य हैं। इनमें ना तो कोई प्रश्न है, ना कोई संदेह है, ना कोई इच्छा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वाक्य में कोई किसी भी प्रकार का कोई विस्मय ना हो, प्रश्न ना हो, इच्छा भी नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। अब बात करते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। न होने का और न करने का, जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, जहाँ नहीं आ गया वहाँ क्या हो गया, निषेध हो गया। मैंने खाना नहीं खाया, क्या हुआ, निषेध हो गया। काफ़ी बार हम देखते हैं आते जाते हुए दीवारों पर कहीं पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ से जाना मना है, तो वो भी क्या होता है, वो निषेध होता है। जहाँ भी ऐसे वाक्य लिखे होते हैं हम काफ़ी बार देखते हैं, वो क्या होता है, निषेध होता है। यहाँ कूड़ा डालना मना है, यहाँ पर पार्किंग के लिए मना है, वो सारे वाक्य क्या होते हैं, वो निषेध वाक्य होते हैं। जहाँ पर क्या होता है, निषेध का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ की मनाही होती है, वो निषेध होती है। तो जहाँ भी नहीं आ जाता है वाक्य में वो क्या हो जाता है, निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं। ये तो सबसे आसान वाक्य होता है। जहाँ भी हमें वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है वह क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और अगर हमें किसी भी वाक्य को परिवर्तित करना है प्रश्नवाचक वाक्य में, तो हमें क्या, क्यों, कैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। देखिए, विधि सूचक नहीं मतलब आज्ञावाचक कहलाता है। प्रार्थना की जाए या आज्ञा दी जाए, प्रार्थना का मतलब हम उसी में ले लेते हैं आज्ञा में। जैसे हम किसी को कहते हैं कि बैठो, हम कहते हैं कि कृपया बैठ जाइए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये आज्ञा हो जाती है कि शांत रहो। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि चुप रहो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाते हैं। जहाँ हम ये कहते हैं कि कृपया शांति बनाए रखें, तो ये जो प्रार्थना जो हम कर रहे हैं वो भी किस में आ जाती है, आज्ञा में आ जाती है, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि सामने वाले से हम कह रहे हैं कि भी ऐसा कीजिए। चाहे हम वो बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं, लेकिन वो किस में आ जाते हैं, आज्ञा में आ जाते हैं। वहाँ चले जाइए, वहाँ बैठ जाइए, यहाँ लाइन लगा लीजिए, ऐसे बहुत सारे जो वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं वो सब किस में आते हैं, आज्ञावाचक वाक्य में। अब बात करते हैं नंबर 5, विस्मयादि वाचक वाक्य। देखिए, यह वाक्य है जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। देखिए, गहरी अनुभूति का मतलब हम क्या होता है, विस्मयादि बोधक जब हम करते हैं, विस्मयादि बोधक का ही मतलब क्या होता है, अपने हर्ष, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना ही विस्मयादि बोधक होता है। तो जहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य होता है। जैसे कि आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। यानी कि जैसे अंग्रेजी में भी कहते हैं हिप हिप हुर्रे। जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो कौन से वाक्य होते हैं, वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 6 है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। यानी कि जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा कह रहा है, जैसे कि आशीर्वाद देते समय हमें कहते हैं आयुष्मान भव, यानी कि आपकी आयु, यश और आपके मान में क्या हो, वृद्धि हो। तो वो क्या है,
वो इच्छा है, वो भगवान से प्रार्थना है, किसी भी तरह की कोई प्रार्थना भगवान से हम कर रहे हैं, भगवान करे तुम अच्छे अंक लेकर पास हो जाओ, भगवान करे तुम अच्छी नौकरी लग जाओ, तो ये सब क्या है, ये इच्छा है। ऐसे जो भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। हम इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ईश्वर करे, भगवान करे, या मैं चाहता हूँ कि आप सफल हों, मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें। ये सारे ऐसे जो शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। नंबर 7 है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। यानी कि जिन वाक्यों में हमें इशारों का एहसास होता है, हम ये कहते हैं कि ये देखो यह घर मेरा है, हमने हाथ किया या हाथ नहीं भी किया तो हम कहते हैं कि उधर देखो वो कौन खड़ा है, तो वो क्या होता है, संकेत होता है। ये तो बड़ी आसानी से, मतलब हम जब इन शब्द वाक्यों का अपने निजी जीवन में कितनी बार प्रयोग करते हैं कि यह बुक मेरी है ना, तो उधर वो पेन मेरा है। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ कोई भी संकेत करते हैं, इशारा करते हैं उस चीज़ को बताने के लिए, उस विषय को बताने के लिए, उस स्थान को बताने के लिए, तो वो क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। नंबर 8 और हमारा अंतिम जो अर्थ के आधार पर वाक्य है वो है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया। अब देखिए इसके पीछे प्रश्न चिन्ह तो है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह यहाँ आ गया, क्या सिद्ध हो रहा है, इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, संदेह दिखाई दे रहा है कि क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। अब इसमें क्या, अगर हम प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएगा। लेकिन अगर संदेहवाचक वाक्य में हम ये कहते हैं कि शायद वह कल आएगा, तो वो शायद वाले जो वाक्य होते हैं, या हम ये कहते हैं कि शायद मैं कल जाऊंगी, शायद उसको बुखार है, शायद वो कल नहीं आएगा, तो शायद कल वर्षा होगी, ये सब किस में आते हैं, संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। अभी हमने बात की थी अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की, जो कि 8 भेद थे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। पहला जो भेद है वो कौन सा है, सरल वाक्य और साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य विधेय होता है और एक ही क्या होती है, इनमें क्रिया होती है, तो इनको क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, यहाँ पर किसी भी प्रकार के योजक का प्रयोग नहीं किया जाता। योजक कौन से, जैसे तथा, किंतु, और, परंतु, लेकिन, पर, तो जहाँ पर भी योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता वो क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। और उनमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया पाई जाती है। तो उद्देश्य 2 भी हो सकते हैं लेकिन उनका विधेय एक ही होता है। यानी हम कहते हैं कि राम और श्याम, उद्देश्य तो 2 हो गए, राम और श्याम। राम और श्याम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वहाँ पर जो और है वो 2 उद्देश्य 2 व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, वो योजक नहीं होगा, वो योजक नहीं होगा। वहाँ पर राम और श्याम के लिए और का प्रयोग हुआ है, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं हुआ, 2 इंसानों को जोड़ने के लिए हुआ है। तो वहाँ पर क्या होगा, सरल वाक्य होगा कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो वहाँ पर विधेय क्या है, स्कूल जाते एक ही विधेय है और एक ही वाक्य उद्देश्य है जो हमारे, उनका एक ही विधेय है। तो जहाँ पर भी ऐसे वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है।
लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने जब समुच्चय बोधक अव्यय जब हमने पढ़े थे तो उनमें समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े थे हमने, और समुच्चय बोधक अव्यय में हमने दो तरह के जो योजक चिन्ह पढ़े थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जो समानाधिकरण जो शब्द थे जैसे और, तथा, इसलिए, तो ऐसे जो शब्द थे उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, संयुक्त वाक्य में करते हैं, जहाँ दो उपवाक्य होते हैं और दो उपवाक्यों को क्या है, एक योजक यानी कि समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब इन दोनों ही अवयव जो उपवाक्य होते हैं इनका आपस में क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से अगर हम आधे वाक्य को हटा दें तो आधे वाक्य का हमें अच्छे से पता लग जाता है। कैसे, जैसे कि देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक है। तो हम अगर और के आगे हाथ रख लेते हैं, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, वह सुबह गया, तो यहाँ पर क्या है, वाक्य अपने आप में पूर्ण है। अगर हम किसी को कहते हैं कि वह सुबह गया, तो हमें पता है कि हम सुनने वाले को, श्रोता को पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वह गया। यहाँ वाक्य अपने आप में पूर्ण है क्योंकि दो उपवाक्य है और दो उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना है। अगर हम और से पहले का शब्द को छोड़ दें और बाद में पढ़े शाम को लौट आया, तो हम कह दें कि वह शाम को लौट आए, तो यहाँ भी वाक्य पूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ दो उपवाक्यों को जोड़कर योजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से दो उपवाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दोनों ही उपवाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब हम बात करते हैं वाक्य के तीसरे भेद की, जो कि है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। यानी कि एक से अधिक आश्रित वाक्य, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया होती है ना, उसके अनुसार ही क्या होता है, जो प्रधान उपवाक्य होता है ना, उसी के अनुसार क्या चलता है, सारी जो क्रिया है वो चलती है। जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब वाक्य देखिए, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। मुख्य वाक्य क्या है यहाँ पे, प्रधान वाक्य क्या है, वह सो गया। लेकिन उस वाक्य का जो अर्थ है वो पूरा कौन कर रहा है, जो ही उसने दवा पी। यहाँ पर आश्रित उपवाक्य क्या है, जो उसने दवा पी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब प्रधान वाक्य की उत्तीर्ण हो जाओगे, क्यों, कैसे हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो। अब देखिए, जो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य होते क्या है वो समझना हमारे लिए आवश्यक है। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। यानी जो अपने आप में पूर्ण होगा वो क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। यानी कि जो प्रधान उपवाक्य है उस पर आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। जब तक प्रधान उपवाक्य उसके साथ नहीं जुड़ेगा वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, वो अपना अर्थ नहीं दे सकता। और ये उपवाक्य क्या होते हैं, प्राय, क्योंकि, कि, यदि आदि से आरंभ होते हैं, यानी उनसे जुड़े हुए होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो हमारे मिश्र वाक्य में हमने जब समुच्चय अव्यय पढ़े थे तो उसमें भी हमने कहा था कि जो व्याधिकरण होते हैं, यानी जहाँ पर अर्थपूर्ण नहीं होता, हमने संयुक्त में पढ़ा कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है और दोनों एक साथ मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। परंतु मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक का अर्थ, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस आश्रित उपवाक्य जब साथ जुड़ता है तभी उसका अर्थ पूर्ण समझ में आता है। अच्छा, अब आगे देखिए, आश्रित उपवाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। कैसे, संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। कैसे, देखिए, संज्ञा जहाँ भी हमारा की से आरंभ होता है शब्द वो संज्ञा उपवाक्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा।
अब यहाँ देखिए, उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा। अब जो की है वह कि वह सफल होगा, ये क्या है, हमारा संज्ञा उपवाक्य है। तुम नहीं जाओगे, मैं जानता था कि तुम नहीं जाओगे, यानी कि यहाँ पर की नहीं दिया हुआ है, लेकिन कि तुम नहीं जाओगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी संज्ञा उपवाक्य है। और ये किस पर है, आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार से अगर देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जैसे उसे पूरा विश्वास है, अगर हम इसके आगे अगर हाथ रख लेते हैं कि वह असफल होगा, ये हम छिपा लेते हैं, तो हमें अगर कोई ऐसा वाक्य बोलता है तो उसका क्या होता है, अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि उसे पूरा विश्वास है, अभी किस चीज़ का विश्वास है, हमें तो वाक्य का समझने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए वाक्य पूरा चाहिए ना, तो वह कि वह सफल होगा। हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर ये आश्रित उपवाक्य है, इसका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं है। कब तक अर्थ नहीं है, जब तक इसके साथ उपवाक्य नहीं जुड़ेगा। जैसे ही हमने इसके साथ उपवाक्य जोड़ा, वह सफल होगा, तो इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा को विशेषता बताते हैं, यानी जो प्रधान उपवाक्य है उसमें जो प्रयुक्त है संज्ञा, उसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। विशेषण उपवाक्य हमेशा जैसे कि, जैसा, जिसका, ऐसे ही शब्दों से आरंभ होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। जब अभिषेक स्कूल पहुंचा तब बारिश थम चुकी थी, तो यहाँ पर क्या है कि अभिषेक की विशेषता है, बारिश थम चुकी थी। उस समय क्या हुआ, जब स्कूल पहुंचा क्या हुआ, बारिश थम चुकी थी। दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, कौन है भाई, जो दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया, तो ये उसकी मित्र की विशेषता है। तो ये क्या हुआ, विशेषण उपवाक्य हुआ। इसमें प्रधान वाक्य क्या हुआ, वह मेरा मित्र है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य को जानते हैं। वह उपवाक्य सामान्य रूप से मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, यानी यह जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा वो जो प्रधान वाक्य है उसकी क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। अब यहाँ भी जैसे और वैसे आ जाता है, जैसे विशेषण में आता है जैसे, जिसे, जिसको, और इसमें है कि जैसे ही मेरे माता पिता कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि मैं वैसा ही करता हूँ, कैसा करता हूँ, जैसे मेरे माता पिता कहते हैं, यानी क्रिया की विशेषता क्या है कि वो माता पिता के अनुसार करता है। जहाँ जहाँ हम गए हमारा आदर सत्कार हुआ, हमारा आदर सत्कार हुआ कहाँ का, जहाँ जहाँ हम गए। तो जहाँ पर सत्कार हुआ, यहाँ क्रिया हुई, उसकी विशेषता का क्या है कि जो सत्कार हुआ वो कहाँ का हुआ, जहाँ जहाँ हम गए। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगर हमें मिश्रित वाक्य मिलता है, उसमें से हम संज्ञा उपवाक्य छांटना होता है, जैसे मतलब बताना होता है कि ये संज्ञा उपवाक्य है, हम पूछ सकते हैं मिश्रित उपवाक्य देकर कि इसमें से बताइए संज्ञा, ये कौन सा उपवाक्य है, तो आप बता सकते हैं संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण उपवाक्य है, अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, अगर किसी संज्ञा के बारे में बता रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो संज्ञा उपवाक्य होगा। और जो मुख्य क्रिया होगी वो क्या होगा, हमारा प्रधान उपवाक्य होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा मिश्रित वाक्य है उसके भी क्या है, दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हमको याद रखना है। जबकि सरल वाक्य का कोई भेद नहीं है, संयुक्त वाक्य का कोई भेद नहीं है, और मिश्रित वाक्य है उसके 2 भेद है, प्रधान उपवाक्य, क्योंकि हमने पढ़ा है संयुक्त वाक्य तो क्या है, 2 स्वतंत्र वाक्यों से बनता है, दोनों का अपने आप में अर्थ होता है, दोनों पूर्ण होते हैं, दोनों को पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं वाक्य परिवर्तन की कि वाक्य परिवर्तन होता कैसे है। देखिए, लड़कियां गाना सीख कर घर चली गई, यहाँ पर क्या है, लड़कियां, यहाँ कोई योजक चिन्ह नहीं है, एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है, लड़कियां, और उनका एक ही विधेय है कि वो गाना सीख कर चली गई। सरल उपवाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ। जबकि हम कहते हैं कि लड़कियों ने गाना सीखा,
और घर चली गई। अब यहाँ पर क्या है, दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। लड़कियों ने गाना सीखा, अगर हम इतना बोलते हैं तो हमारा अर्थपूर्ण है, हमें आगे सुनने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं जानना चाहते कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हम कहते हैं और हम कहते हैं कि घर चली गई, लड़कियां घर चली गई, तो भी वाक्य यहाँ पर पूरा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। लेकिन मिश्रित वाक्य में हमने पढ़ा है कि जहाँ पर एक उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और उपवाक्य का अर्थ आश्रित उपवाक्य से पूर्ण होता है, अकेले से नहीं होता। जैसे कि जब लड़कियों ने गाना सीखा, अगर हमें कोई ये कहता है, ये वाक्य कहता है कि जब लड़कियों ने गाना गाना सीख लिया, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, तो क्या हुआ भाई, यानी कि यहाँ पर अर्थ पूर्ण नहीं है। तो ये क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य हुआ। हमने कहा कि जब लड़कियों ने गाना सीख लिया तब वे घर चली गई। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कि वे घर चली गई। कब चली गई भाई, कब चली गई, अगर हम ये कहते हैं कि वे घर चली गई, ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य है। लेकिन इन पे आश्रित उपवाक्य क्या हुआ, जब लड़कियों ने गाना सीखा तब वे घर चली गई। तो ये क्या हुआ, हमारा मिश्र वाक्य हुआ। मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, ठीक है। तो इसके बाद हम कहते हैं कि मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। देखिए दोनों उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, दोनों ही उपवाक्य है, स्वतंत्र है। मेहनत करो, हाँ भी ठीक है, मेहनत करते हैं। सफलता प्राप्त करो, ठीक है जी, हमें सफलता प्राप्त करनी है। दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों का अर्थ अपने आप में पूर्ण है, योजक के बिना भी। अगर योजक के साथ है तो हम दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया बस। लेकिन मिश्री वाक्य फिर आगे आता है कि यदि मेहनत करोगे, अच्छा फिर प्रश्न उठता है तो क्या होगा भी, यदि मेहनत करेंगे तो सफलता को प्राप्त करोगे। अब देखिए इसमें क्या है कि मेहनत करोगे तो क्या करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे, कैसे करेंगे भाई, अगर मेहनत करेंगे। तो इसमें अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है जब तक दोनों यानी कि उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपस में नहीं साथ लगते हैं किसी योजक के माध्यम से, तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो वो क्या होगा, मिश्रित उपवाक्य होगा। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे जो वाक्य हैं वो दिए हुए हैं, हम इन्हें बार बार पढ़ना होगा, इनका अभ्यास करना होगा, इनको मतलब जैसे सरल वाक्य